आप सभी का हमारे YouTube चैनल महिंद्रा जीएस एंड मैथ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मानव शरीर में जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इन सब का आदान प्रदान पूरे शरीर में जो है किस प्रकार से होता है, उसमें किस ऊतक की सहायता ली जाती है। और वो जो ऊतक होता है वो रक्त होता है। रक्त जिसे हम इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, और ये रक्त जो है हमारे शरीर में किस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आदान प्रदान कराता है कोशिकाओं के माध्यम से। और रक्त क्या है, रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, और उसके अंतर्गत जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनमें जो है रक्त जो है किस प्रकार से जो है अलग अलग भागों में जो है उसको हम बांटते हैं। और रक्त समूह क्या होता है, जिसे हम कोई व्यक्ति अगर किसी उसकी दुर्घटना हो जाती है तो उसको जो है हमें रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम किस प्रकार से उसको किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त हमें उसको जो है दिया जाता है। तो इस सब चीज़ों का अध्ययन आज हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आज का टॉपिक है रक्त क्या है। रक्त एक जो है हमारे शरीर में जो ऊतक हैं, वैसे ही रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो सबसे पहला जो रक्त की पॉइंट है, रक्त जो होता है जिसे हम ब्लड कहते हैं, और सामान्य भाषा में हिंदी में इसको हम जो है खून भी कहते हैं। तो रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य में जो रक्त का प्रवाह होता है वो जो है लाल रंग का होता है। तो ये लाल रंग जो है किस कारण से होता है, और जो है हम मनुष्य जो है एक कशेरुकी प्राणी है। कशेरुकी प्राणी का मतलब क्या है, जिस ऐसे जो जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी जिसे हम जो है आपकी बैकबोन कहते हैं, ये पाई जाती है, ऐसे प्राणियों को हम जीवों को जो है कशेरुकी प्राणी कहते हैं। तो कशेरुकी प्राणियों में जो रक्त होता है वो जो उसका ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान कराता है गैसों का, वो लाल रंग का होता है। और उसके बाद में जो है जब रक्त अशुद्ध हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल जाती है, तो उसका रंग नीला या गंदा हो जाता है। तो जो कशेरुकी प्राणी हैं उनके अलावा जो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ऐसे प्राणियों को जो है हम कशेरुकी प्राणी कहते हैं। ऐसे प्राणियों में जो तुम्हारे जो प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसे तो उनमें क्या होता है, आपने देखा होगा आर्थ्रोपोडा भी संघ में जैसे तिलचट्टा वगैरह है, एनिलिडा संघ में केचुआ है, और प्रोटोजोआ संघ में अबीवा पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो ऐसे एक्सकैरिस जो है वर्ग है, उसमें जो आप जोंक वगैरह देखते हैं, ऐसे प्राणियों में जो रक्त होता है वो लाल रंग का नहीं होता है, रंगीन होता है। और उसमें जो है रक्त का जो प्रवाह जो होता है वो आप उसके कलर से आपने उसके रंग से नहीं आप समझ सकते हैं कि इसमें रक्त प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। आप तिलचट्टा या कोई चींटी है या कोई छोटा जीव मक्खी है, इनको आप कहीं अगर उसकी कोई किसी प्रकार से इनकी दब जाती हैं, पिस जाती हैं, तो आप देखते हैं इनमें कोई किसी प्रकार का जो है रक्त नहीं दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन प्राणियों में भी सांस लेने के लिए या श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनमें रक्त जो में है वो
इनमें खुला रक्त प्रसंचरण तंत्र होता है और इसमें रक्त जो होता है वो रंगहीन होता है, इसीलिए उसका हमें आभास नहीं हो पाता है। और मनुष्य में जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। ये लाल रंग जो है हमारे शरीर में जो रक्त को लाल करता है, इसमें एक होता है तत्व होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है रक्त जो है वो लाल रंग का होता है। के कारण जो रक्त है ये लाल रंग का होता है। नंबर 3 क्या आता है, ये जो रक्त है, इस रक्त के अंदर जो इसके पार्ट्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं, रुधिर वाहिनियाँ और जो है प्लाज्मा। रक्त जो है 2 भागों में बांटा जाता है। रक्त के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है रुधिर वाहिनी, ये रुधिर कणिकाएं, इसको हम कह सकते हैं रुधिर कणिकाएं। और नंबर 2 पर आता है प्लाज्मा। तो रक्त के जो 2 भाग होते हैं वो होते हैं रुधिर कणिकाएं होती हैं, प्लाज्मा होता है। फिर उसके बाद में ये रुधिर जो कणिकाएं जो होती हैं ये हमारे शरीर में 45% तक होती हैं रक्त में, और प्लाज्मा जो होता है ये 55% होता है। जो रक्त के जो भाग हैं उसमें 45% रुधिर कणिकाएं होती हैं, उसमें प्लाज्मा जो है वो 55% होता है। परसेंटेज इसका दे रखा है। नंबर 4 पॉइंट आता है कि जो रक्त है, रक्त का जो प्रवाह है इसका काम क्या होता है। तो रक्त जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन, रक्त शरीर में जो है ऑक्सीजन तथा CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान जो है कोशिकाओं में करता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये तरल संयोजी ऊतक है, और हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का जो है लाल रंग का होता है। रक्त के 2 भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं, और रुधिर कणिकाएं जो होती हैं रक्त में 45% होती हैं, और जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। रक्त जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान कोशिकाओं में करता है। और इसका जो है मैंने एक वीडियो और बनाया है रक्त प्रसंचरण तंत्र में। उसके बाद में हम रुधिर वाहिनियों के माध्यम से जो पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है, परिवहन होता है, और उसे हम रक्त प्रसंचरण तंत्र कहते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मैंने जो है वीडियो आप लोगों को बनाया है कि समझाने के लिए। तो इसमें रक्त के भाग में आ जाता है, वहाँ पर आ जाता है रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं, अब इसका जो अलग टॉपिक है, रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं। रुधिर कणिकाएं, इसे हम ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। कॉर्पसल्स
तो रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो हमारे जो है रक्त में 45% होती हैं। तो रुधिर कणिकाएं भी जो है ये 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पर आते हैं हम जिन्हें कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में RBC कहते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं सफ़ेद रक्त कणिकाएं। जिसे हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम WBC भी कहते हैं। और RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं और WBC जो होती है वो जो होती है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तीसरे नंबर पर जो आता है जिन्हें हम प्लेटलेट्स इसे जो है हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स तो हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो 3 भागों में बटी होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। इनको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ये लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं क्या होती हैं और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले है इसमें लाल रक्त कणिकाएं क्या है होती हैं, इनके बारे में आपको समझना है। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, जो भ्रूण होता है, जो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उस समय ये लाल रक्त कणिकाएं जो उस भ्रूण में हैं वो यकृत तथा प्लीहा में बनती हैं। तो बच्चा उस स्थिति में जो है वहाँ पर हड्डियाँ विकसित नहीं हो पाती हैं और ना इसमें अस्थि मज्जा का निर्माण हो पाता है। तो एक इसमें से देखिए एक और पॉइंट इसके बाद समझ सकते हैं आप। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं कणिकाएं भ्रूण में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मानव भ्रूण में जो है यकृत तथा प्लीहा, यकृत जिसे लीवर कहते हैं, प्लीहा को स्प्लीन कहते हैं, प्लीहा में निर्मित होती हैं। उसके बाद में जो है सफ़ेद रक्त कणिकाएं, जो अगला टॉपिक है इसमें सफ़ेद रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। सफ़ेद रक्त कणिकाएं जिसे हम WBC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो सफ़ेद रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा आकार में बड़ी होती हैं। ये कणिकाएं लाल रक्त अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं RBC की अपेक्षा आकार में बड़ी
तथा केंद्रक, इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक युक्त होती हैं। और इनका जो आकार है वो जो होता है वो अनियमित होता है। जैसे आपने अमीबा को देखा है, अमीबा में जो प्रचलन जो उसका आकार होता है वो बदलता रहता है, तो इसका आकार जो होता है, इनका आकार अमीबा की संरचना की तरह अनियमित होता है, बदलता रहता है। और इनका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होती हैं। ये आरबीसी की तरह की अपेक्षा, आरबीसी जो होती है लाल रंग की होती हैं और ये सफ़ेद कही जाती है, ये रंगहीन होती हैं। ये रंगहीन होती हैं और इनका जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन तक का होता है। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन तक का होता है। और इनकी जो संख्या होती है वो मनुष्य के रक्त में 1 घन मिलीमीटर रक्त में मनुष्य के शरीर में 1 घन मिलीमीटर रक्त में 5,000 से लेकर 9,000 तक होती हैं। उसके बाद में इन जो है रक्त तड़िकाओं का कार्य क्या होता है, ये लाल रक्त तड़िकाएँ जो सफ़ेद रक्त तड़िकाएँ होती हैं, इनका हमारे शरीर में जो कार्य है उसको समझेंगे। उसके बाद में इसका एक और पॉइंट है, ये जो लाल रक्त तड़िकाएँ सफ़ेद रक्त तड़िकाएँ होती हैं, ये हमारे शरीर में जो है इनका निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है, प्लीहा में होता है। ये कणिकाएँ मानव शरीर में प्लीहा में निर्मित होती हैं। फिर इसका कार्य क्या है, WBC ये हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो कणिकाएँ जो है टूट जाती हैं या कोई बाह्य प्रतिरोध जो है कोई प्रतिजीवी हमारे शरीर में जब अटैक करता है बॉडी में रोगों, तो वहाँ पर क्या इनका काम क्या होता है, ये टूटी हुई कणिकाओं को जो है उनको साफ करना और जो है उसकी रक्षा करना, ये WBC का काम होता है। ये हमारे शरीर के जो हैं सिपाही कहे जाते हैं, जिस जो रोगाणुओं से ये हमारी रक्षा करती हैं और ये रक्त को साफ करती हैं। इन्हें हम मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है, सिपाही कहते हैं। नंबर 2 पर ये
रोगों या अन्य बाह्य परजीवों से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। टूटी हुई रक्त कणिकाओं को साफ कर रक्त को साफ करती हैं। उसके बाद में जो तीसरी रक्त कणिकाएँ होती हैं जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, वो क्या हैं उसको भी आप समझेंगे। प्लेटलेट्स, इसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो प्लेटलेट्स जो कणिकाएँ होती हैं इनका काम क्या है, आपने देखा होगा जो एक सामान्य बीमारी बहुत जो इस समय जो चल रही है, जो जिसे हम डेंगू कहते हैं। डेंगू जो है मच्छर के काटने से फैलता है और इस डेंगू में जो हमारे रक्त में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको क्षति पहुंचाता है और इनकी संख्या को कम कर देता है, जिससे हमारे शरीर में जो है कमजोरी आ जाती है और जो है उसका हमारे पूरे शरीर बॉडी सिस्टम पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो और हमारा इस पर जो है लीवर डैमेज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए इनका काम क्या है प्लेटलेट कणिकाओं का, इसको भी आप समझेंगे। तो नंबर 1 पर आता है, ये जो प्लेटलेट कणिकाएँ होती हैं ये केंद्रक विहीन होती हैं और ये द्विउतली होती हैं, बायो कॉन्वेक्स। ये कणिकाएँ केंद्रक इनमें भी नहीं पाया जाता है, केंद्रक विहीन होती हैं तथा द्विउतली जिसे हम बायो कॉन्वेक्स कहते हैं होती हैं। नंबर 2, ये हमारे शरीर में एक घन मिलीमीटर रक्त में 2 से 5 लाख तक होती हैं। उसके बाद में ये जो है हमारे शरीर में एक घन मिलीमीटर रक्त में 2 से 5 लाख तक होती हैं और इनका काम क्या है, इनमें जो है रक्त का थक्का जमाने में ये ज़्यादा मदद करती हैं। जैसे कोई किसी व्यक्ति की चोट लग जाती है तो या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जो है खून बहने लगता है, ब्लड बहता है, रक्त बहता है, तो उसको जो है इनका काम है कि उस जगह पर जो है एक इसमें जो है फाइब्रोनोजन जो है एक तत्व होता है जिससे फाइब्रिन नामक रेशे निकलते हैं, प्रोटीन्स होती है, उसका एक जाल बना देती हैं। उसमें ये WBC और RBC आपस में उलझ जाती हैं और वो थक्का बन जाता है। तो ये जो प्लेटलेट कणिकाएँ होती हैं इनका कार्य है
कि जो है मानव शरीर में रक्त का जो थक्का जो जमता है, रक्त बहने से रोकते हैं, उसमें इनको ये सहायता करती हैं। उसके बाद में इनका जीवन जो काल है वो 8 से 10 दिन तक का होता है। 8 से 10 दिन तक का इनका जीवन काल होता है। कार्य क्या है? मानव शरीर में रुधिर, जिसे हम जो है रक्त कहते हैं, खून कहते हैं, इन सबको जमने से में रोकता जो है जमाता है। मानव शरीर में रक्त या रुधिर को चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाता है। तो इसका कार्य है कि चोट जहाँ पर लग जाती है उस जगह पर ये उसका थक्का उसके जो है उसको फाइब्रिनोजन नामक जो तत्व से फाइब्रिन नामक एक प्रोटीन जो निकलती है, जो रेशे निकलते हैं, उसमें ये जो है जमने में, रक्त को जमने में उसकी मदद करता है और ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को उसमें उलझा देता है। इसका उसके बाद में जो रक्त का दूसरा जो भाग था, जिसे हमने पहले भाग में आपने सीखा रुधिर कणिकाओं के बारे में, उसके पार्ट्स देखे, और जो दूसरा भाग है उसका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है इसको भी आप समझना है। तो प्लाज्मा इसको इंग्लिश में भी प्लाज्मा ही कहते हैं। प्लाज्मा ये हमारे जो मानव रक्त से होता है, रक्त रुधिर होता है, उसमें एक पारदर्शी चिपचिपा पीले रंग का और जो है ये पदार्थ होता है। इसका काम क्या है? ये भी हमारे रक्त को जमने में जो है, जब रुधिर का चोट लगती है तो उसमें थक्का जो बनता है उसमें इसका योगदान रहता है। तो प्लाज्मा क्या है? ये पीले रंग का चिपचिपा एवं पारदर्शी पदार्थ होता है। और ये जो है हमारे रक्त में जो है इसकी जो मात्रा होती है, इसमें प्लाज्मा में 90% जल तथा 10% जो है कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। नंबर 3 पॉइंट है जो है
रुधिर प्लाज्मा रुधिर में प्लाज्मा जो है 55 से 60 जो है 55 जो है प्रतिशत से 60% तक होता है। रुधिर में प्लाज्मा जो है 55% से लेकर 60% तक होता है। उसके बाद में इसके कार्य क्या हैं? कार्य जो है ये हमारे शरीर में बहते हुए रक्त को जमने में सहायता करता है। तो इसके अंदर एक फाइब्रिन नामक जो है प्रोटीन्स होती है, जिससे फाइब्रिन रेशे निकलते हैं और इन रेशों में जो है हमारी WBC और RBC जो कणिकाएँ होती हैं वो उलझ जाती हैं और जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाता है और उस जगह पर एक जो है थक्का जम बन जाता है। और यही थक्का कुछ समय के पश्चात उसमें एक पीले रंग का जो पदार्थ निकलता है जिसे हम सीरम कहते हैं, सामान्य भाषा में जो है जिसे हम मवाद कहते हैं। और ये उसके बाद में वहाँ से जो है ये मवाद में जो वहाँ पर जो सफ़ेद रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो जब वहाँ पर रेशे में फल जाती हैं तो वहाँ पर इसकी जो सुरक्षा प्रदान करती हैं WBC की अन्य टूटी कणिकाओं की, तो वहाँ पर वो मृत हो जाती हैं। और यही मृत सफ़ेद कणिकाएँ ही जो है मवाद के रूप में जो हमारे शरीर से जो जहाँ पर चोट लगती है वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे वो जगह जो है ठीक हो जाती है और फिर से उसमें उन कोशिकाओं में जो रक्त का संचार होने लगता है और रक्त बहता है। ये प्लाज्मा के में क्या उसका कार्य है और रुधिर कणिकाएँ क्या होती हैं, प्लाज्मा क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद में अब जो इसका टॉपिक अगला है कि रुधिर वर्ग क्या होता है, जिसके अंतर्गत जब कोई किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसको रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो किस प्रकार से वो रक्त का आदान प्रदान लेता है, देता है, इन सब चीज़ों को आप जो है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके बारे में जो सबसे पहले जो है वैज्ञानिक जो थे कार्ल लैंडस्टीनर, जो कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी और उन्हीं के जो है आधार पर जो है मानव शरीर में रुधिरों का आदान प्रदान होता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ये जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रुधिर वर्ग की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बताया कि जो रुधिर है, रुधिर में दो प्रकार के भागों में इसको विभाजित किया उन्होंने और उसमें उन्होंने बताया कि इसमें प्रतिजन पाए जाते हैं और प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। तो इनको उन्होंने दो भाग में बांटा। को दो भागों में बांटा। नंबर एक आता है प्रतिजन, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, और नंबर दो पर आता है प्रतिरक्षी, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं।
एंटीबॉडी। तो प्रतिजन क्या है और प्रतिरक्षी क्या है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नंबर 1 पर इसमें आता है जो इसमें प्रतिजन। प्रतिजन भी ये जो है प्रतिजन हमारे आरबीसी जो है आरबीसी लाल लोहित कणिकाओं के जीवन कला के बाहरी जो परत में पाए जाते हैं, ये लाल रुधिर कणिकाओं के जीव कला के बाहरी परत पाए जाते हैं। और ये जो है प्रतिजन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है प्रतिजन ए, जिसे हम कैपिटल में ए लिखते हैं, और दूसरा जो होता है प्रतिजन जिसे हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। तो प्रतिजन के बारे में समझ गए। दूसरा जो उसमें आता है प्रतिरक्षी, जिसे हम एंटीबॉडी भी कहते हैं। ये जो है प्रतिरक्षी जो होते हैं ये हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिरक्षी जिसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। दूसरा प्रतिरक्षी जो होता है जिसे हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी ये हो गए। उसके बाद में जो कार्ल लैंडस्टीनर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है रुधिर वर्ग को 4 भागों में डिवाइड किया। नंबर 30 पर पॉइंट आता है। इसको समझने के पश्चात वर्ग को जो है इन्होंने 4 भागों में बांटा। ए, नंबर 2 पर बी, नंबर 3 पर ए बी, नंबर 4 पर ओ। तो ये रुधिर वर्ग हो गए। और इसके बाद में ये जो है ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग, ओ रुधिर वर्ग। तो यहाँ पर इसकी क्रम, इसको एक चार्ट के रूप में आप समझ सकते हैं। मैं एक चार्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर इसकी क्रम संख्या हो गई। ये आपका रुधिर वर्ग हो गया। इसमें एक कॉलम यहाँ पर एक खींच रहे हैं। चार्ट के द्वारा हम इसको बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर क्रम संख्या है तुम्हारी, कितने होते हैं इसके। ये रुधिर वर्ग है। उसके बाद में यहाँ पर जो कॉलम है ये आपका होता है प्रतिजन। इसे हम एंटीजन कहते हैं। और इसमें जो है आपका प्रतिरक्षी रहता है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब यहाँ से जो रुधिर वर्ग ए है उसमें जो प्रतिजन होता है उसको हम ए से लिखते हैं। और जो प्रतिरक्षी होता है, इसमें जो प्रतिरक्षी होता है वो उल्टा होता है, इसको हम लिखते हैं स्मॉल बी से। और बी में जो प्रतिजन होता है वो बी रहता है कैपिटल बी से, और जो प्रतिरक्षी होता है वो स्मॉल ए होता है। और ए बी में जो होता है प्रतिजन जो होते हैं, इसमें जो है प्रतिजन होते हैं वो ए और बी होते हैं, और प्रतिरक्षी इसमें कोई नहीं होता है।
उसके बाद में जो प्रतिजन इसमें होता ओ में होता है, इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है, और इसमें जो प्रतिरक्षी होते हैं वो ए और बी दोनों होते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो है रुधिर वर्ग उसका दे रखा है, किस में जो है एंटीजन पाए जाते हैं, किस में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और एंटीजन और एंटीबॉडी जो है किसी भी वर्ग में जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं। यहाँ पर एंटीजन जो है ए है और एंटीबॉडी जो है इसका स्मॉल बी है। इस चार्ट के माध्यम से आप ये भी समझ सकते हैं, अभी जो मैंने बताया था कि जहाँ कहीं अगर कोई किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, उसको रुधिर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको किस वर्ग का रुधिर उसको प्रदान किया देना है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति ए व्यक्ति रुधिर वर्ग का है और उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसको रुधिर की ज़रूरत है, तो उसको जो है रुधिर कहाँ से मिलेगा, किस किस से मिलेगा, इसको आप अभी अगले चार्ट में समझेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ समझने की आवश्यकता है ये कि मान लिया जैसे ए रुधिर वर्ग का जो व्यक्ति है उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसको हम जो है बी रुधिर वर्ग का जो है व्यक्ति से हम रुधिर उसको चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कंडीशन आती है, समान वर्ग के रुधिर जो है क्यों लिया जाता है, इसको आप समझ लें। तो वहाँ पर कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लिया यहाँ पर रुधिर वर्ग ए का व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, इसको रुधिर की ज़रूरत है, उसने जो है वहाँ पर उसके जो है प्रतिजन जो है ए है और लेकिन वहाँ पर जो प्रतिरक्षी उसका स्मॉल भी है। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जो एंटीबॉडी होती है, जो प्रतिरक्षी होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसी का होता है। ये प्लाज्मा पे बनती है और प्लाज्मा का काम क्या होता है, रक्त को जमाना। अगर मान लिया इसमें अपोजिट इसमें जो है यहाँ पर सेम प्रकार की जो उसमें एंटीबॉडी आ जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो है इन दोनों जो प्रतिरक्षी जो होते हैं वो आपस में जुड़ने के पश्चात में उसका थक्का बनना प्रारंभ हो जाता है और वहाँ पर ब्लड रुक जाता है, और ब्लड का प्रवाह रुकना ही उसके लिए हानिकारक होता है जब आप किसी को रुधिर जो है आदान प्रदान हो रहा होता है। तो यहाँ पर एक समझने, इसीलिए समान वर्ग का ग्रुप का जो है व्यक्ति को जो है रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर मान लिया उसके बी वाले वह वर्ग का रुधिर उसको अगर हम चढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ए बी जो है ये क्या होंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के पश्चात में ये एक प्रकार का जो है थक्का बनने से प्रारंभ हो जाता है। फाइब्रोजन नामक प्रोटीन से जो है उसमें रेसे निकलते हैं फाइब्रिन्स, और उसमें जो है ये हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उलझ जाती हैं और वहाँ पर थक्का बनना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए इनको हम जो है अनेक समान प्रकार के वर्ग का रुधिर वर्ग जो है व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। तो उसके पश्चात जो है कौन सा वो रुधिर वर्ग हमको किसको देना है और कौन सा ग्राही होता है और कौन सा दाता होता है। सर्वदाता क्या है, सर्वग्राही क्या है। सर्वदाता है आपका ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है, ये सर्वग्राही, और ओ जो होता है ये आपका सर्वदाता होता है। इसका मतलब क्या है, ये डोनर है, ये रिसीवर है, ये सभी से रक्त ले सकता है, अर्थात ए बी जो है वो ए से भी रक्त ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी स्वयं से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। लेकिन जो सर्वदाता ओ है वो सबको रक्त दे सकता है, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को देगा और ए को स्वयं तो देगा ही, लेकिन ये किसी से ले नहीं सकता। तो सर्वग्राही है ए बी और सर्वदाता है ओ। उसके पश्चात एक चार्ट हम बना रहे हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा कि जो है किस व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर उसको दिया जाता है और किसको जो है समान अगर रुधिर वर्ग में आ गया तो उसमें क्या कंडीशन हो जाती है। इसको एक चार्ट के माध्यम से समझ लीजिए। तो इस चार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब रुधिर वर्ग दाता का है और ये ग्राही का है। तो ए वाला रुधिर वर्ग जो है वो ए रुधिर वर्ग का ले सकता है और बी ए बी का रुधिर वर्ग ले सकता है। उसके बाद में ओ का नहीं लेगा ये, और ऐसे ही बी जो रुधिर वर्ग है वो जो है सिर्फ ए से ए वाले से नहीं लेगा, बी वाले ग्रुप से लेगा और ए बी से ले सकता है और ओ से नहीं लेगा।
उसके बाद में जो ए बी है वो ए से भी रक्त ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, ये चारों से ले सकता है। वैसे ही ये जो दाता है ओ जो है इन सब में किसी से नहीं लेगा और किससे लेगा, सिर्फ स्वयं से रक्त लेगा। तो कहने मतलब क्या है, यहाँ से आप समझ सकते हैं ए बी जो है ये सभी से रक्त ले रहा है, तो ये हो गया आपका सर्वग्राही, ये सर्वग्राही। और जो है ओ जो है ये सभी को रक्त दे सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये ले किससे सकता है, सिर्फ स्वयं से ले सकता है। तो यहाँ पर जो ओ है वो तुम्हारा हो गया सर्वदाता। तो इस चार्ट को एक आप इस हिसाब से समझिए, यहाँ पर मैंने ग्राही का चार्ट बनाया है, ग्रहण करने वाला बनाया है। जब दाता की बात होती है तो यहाँ पर इसको एक दूसरे चार्ट से समझ सकते हैं। इसको अर्थात ओ जो है ओ ये ए बी कामा बी कामा ए बी कामा ओ, इन सबको ये रक्त दे सकता है, रुधिर वर्ग को दे सकता है। उसके पश्चात जो ए ये हो गया, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। नंबर 2 पर होता है ए बी। ये जो है ए बी जो है वो सबसे रक्त ले सकता है। तो ए बी और ए बी ओ ये रुधिर वर्ग का जो है वर्ग से रुधिर ले सकता है। इसलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं। उसके पश्चात में जो ए है वो किस किस से रक्त ले सकता है, ए जो है ए से लेगा और ओ से लेगा। बी जो है रुधिर, एक चीज़ इसमें समझना होगी, ए जो है ए से लग सकता है और ए बी से लग सकता है तथा ओ से ले सकता है। ए तथा नहीं, इसको समझना है, ए तथा ओ से ले सकता है ए वाला। और जो बी है वो बी तथा ओ से ले सकता है। जो ए बी है वो सभी से ले सकता है, अभी हमने बताया है। तो इसको आप समझ सकते हैं, जो है ए वाला वो ए तथा ओ से ले सकता है, बी वाला बी तथा ओ से रक्त ले सकता है, और ओ जो है वो सभी को दे सकता है, ए बी सभी से ले सकता है। तो इस चार्ट से आप समझ सकते हैं और इस चीज़ों से कि किस प्रकार से हमें रुधिर का आदान प्रदान करना है। उसके पश्चात अगर मान लिया अब मनुष्य के पश्चात जो है उसका एक्सीडेंट अचानक हो गया और उसको जो है कोई रक्त की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसका कोई परिवार का सदस्य नहीं मौजूद है, तो उसको रक्त कहाँ से मिलता है। तो उसके लिए ब्लड बैंक जो है, रुधिर बैंक बनाए गए हैं, रुधिर बैंक, जिसे हम ब्लड बैंक कहते हैं। इन रुधिर ब्लड बैंक में क्या काम है कि कुछ लोग जो है अपना एक समय के पश्चात में रक्त का दान करते हैं
और उस दान या कोई व्यक्ति को किसी को रक्त की ज़रूरत है तो उसके परिवार के सदस्यों का रक्त लिया जाता है, रुधिर लिया जाता है। उसको जो है फिर उसके बाद में उसकी सफाई टेस्टिंग करके किस वर्ग का रुधिर वर्ग है उसकी जो है उसका शुद्धिकरण किया जाता है, वेरिफिकेशन होता है। उसके पश्चात उसको जो है रुधिर जो बैंक हैं जिला अस्पतालों में जगह जगह पर इसके जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर इसका जो है बैंक स्थापित है। वहाँ पर इस रुधिर में जो है एक सोडियम साइट्रेट नामक जो है तत्व होता है, सोडियम साइट्रेट ये तत्व जो है उस रुधिर में मिला दिया जाता है और इसको जो है 4-4.5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको जो है कांच की बंद एयर टाइट वायुरुद्ध बोतल में रख दिया जाता है। उसके पश्चात जो है ये जो है रखने के पश्चात इसकी जो क्षमता है, इसकी जो है शुद्ध की क्षमता है वो 30 दिन तक होती है, अर्थात इसका जीवन काल जो होता है वो 30 दिन तक ये सुरक्षित रखा जा सकता है। 30 दिन तक ये सुरक्षित रहता है। उसके पश्चात जो ये रुधिर बैंक जो है जिला अस्पतालों में है और विश्व की जो सबसे बड़ी रुधिर बैंक है उसे हम रेड क्रॉस सोसाइटी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रुधिर बैंक जो है रेड क्रॉस सोसाइटी। उसके पश्चात में रुधिर वर्ग बैंक के पश्चात में आता है रुधिर का परीक्षण जो है किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। रुधिर परीक्षण के लिए जो है टेस्ट जैसे है तुम्हारा, एक होता है टाइफाइड का टेस्ट किया जाता है जिसे हम मलेरिया कहते हैं। नंबर 2 पर आता है एड्स का जो है टेस्ट किया जाता है, एड्स वगैरह की जांच की जाती है। नंबर 3 पर जो है VDRL जिसे हम VDRL टेस्ट किया जाता है, इससे जो है आपकी प्लेटों की जांच होती है। RBC तथा WBC की इसमें जांच होती है। नंबर 4 पर आता है डेंगू किट, इसमें जो है आपकी प्लेटों की जांच होती है, प्लेटलेट्स इसमें चेक की जाती हैं। और जो है नंबर 5 पर आता है हेपेटाइटिस इसमें B तथा C दोनों की जांच होती है। तो इस प्रकार से जो रुधिर के परीक्षण में जो जांच की जाती है जो है उसमें टाइफाइड, एड्स और VDRL, डेंगू किट, हेपेटाइटिस B तथा C का परीक्षण किया जाता है। रुधिर जो हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रुधिर होता है, इसकी अगर कमी हो जाती है तो उससे जो इसे एक बीमारी होती है जिसे रक्ताल्पता कहते हैं, एनीमिया रोग हो जाता है। रुधिर की कमी से एनीमिया रोग होता है जिसे हम रक्ताल्पता कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने
जो मानव शरीर में रुधिर है बहता है उसके बारे में जाना, रुधिर वर्ग क्या होता है और रुधिर को कितने भागों में बांटा गया है, इन सब, और रुधिर परीक्षण क्या होते हैं, रुधिर बैंक क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना। इसमें जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल पर जो है कोई इसमें कहीं पर आपको समस्या आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखें, और नए व्यूवर्स जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल का बटन दबाएं। धन्यवाद।